मैं जब इंग्लैंड में गया और लंदन में जब मैंने भाषण किया, उधर 2 आदमी पूना पैक्ट पर किताब लिखने वाले आए थे। मैं उस समय भाषण किया पूना पैक्ट पर। वो 2 व्यक्ति मुझे बाद में मिले जिन्होंने पूना पैक्ट पर किताब लिखी थी। वो 2 व्यक्ति मेरा सुनने के बाद मिले और मुझे क्या कहा कि आज हमको पूना पैक्ट समझ में आया। किताब तो हमने लिखी मगर समझ में आज आया पूना पैक्ट क्या है। इसलिए चूंकि मैं बेसिकली प्रचारक आदमी हूं और समझाने का ही हुनर मैंने अपने लिए अपने अंदर पैदा किया है, तो मैं ये बात आपको भी समझाना चाहूंगा कि ये मामला क्या है, कितना गंभीर मामला है। सबसे पहले ये जो पूना पैक्ट है, ये पूना पैक्ट गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के साथ जुड़ा हुआ मामला है। देश को कैसे चलाया जाए, कौन देश को चलाए, देश को चलाने में देश के सभी लोग शामिल हो या देश के कुछ ही लोग शामिल हो, इससे संबंधित विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला है। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सभी लोग जुड़े रहे। बाबा साहब ये मानते थे कि इसमें सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए और सभी लोग जुड़े हुए होने चाहिए। इससे ये मामला विवाद का कारण बना। साथियों, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो इस देश की प्रजा के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों के पास था और ब्राह्मणों ने अपना कानून भारत में लागू किया था। बीपीसी, ब्राह्मण्स पीनल कोड। ब्राह्मण्स पीनल कोड का नाम है मनुस्मृति। मैं मनुस्मृति को ब्राह्मणों का पीनल कोड मानता हूं। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने ब्राह्मणों का पीनल कोड रद्द कर दिया, खत्म कर दिया और अंग्रेजों ने अपना इंडियन पीनल कोड लागू कर दिया। इंडियन पीनल कोड इक्वेलिटी बिफोर लॉ पर खड़ा था और ब्राह्मणों का पीनल कोड इक्वेलिटी बिफोर लॉ पर खड़ा नहीं था। और जैसे ही इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों ने लागू किया, अंग्रेजों ने 1817 को नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया। 2000 साल के इतिहास में ब्राह्मण को फांसी की सजा होना, भारत के इतिहास में, क्योंकि मनुस्मृति में ब्राह्मण अगर हत्या भी करता है तो भी उसको फांसी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ के तहत ब्राह्मणों को 1817 में नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया गया। ब्राह्मणों को लगा कि साला ये अंग्रेजों का शासन ये हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए ब्राह्मणों ने योजना बनाकर 1857 का जो विद्रोह है वो खड़ा किया। 1857 के पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोला, मद्रास में विश्वविद्यालय खोला, बॉम्बे में विश्वविद्यालय खोला। आपको हैरानी होगी, अंग्रेजों ने सोचा भारत के लोगों को विश्व का ज्ञान होना चाहिए। किसने सोचा? अंग्रेजों ने। भारत का जो नेतृत्व करने वाला वर्ग था उसने नहीं सोचा, अंग्रेजों ने सोचा भारत के लोगों को विश्व का ज्ञान होना चाहिए, विश्वविद्यालय ओपन किया। ब्राह्मणों ने सोचा अगर इस देश का शूद्र अतिशूद्र विश्व का ज्ञान ग्रहण कर लेगा तो ब्राह्मण को कौन पूछेगा। इसके विरोध में ब्राह्मणों ने विद्रोह करने की योजना बनाई। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचला। उसके बाद ब्राह्मणों ने दूसरे तरीके से हक और अधिकार हासिल करने की बात शुरू की। 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। बाद में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुए। उन्होंने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट में हिस्सेदारी की मांग की। इस हिस्सेदारी की मांग के तहत अध्ययन करने के लिए एक कमीशन अंग्रेजों ने भारत में भेजा, साउथ बरो। और अंग्रेजों ने यह भी सोचा कि आज नहीं तो कल भारत छोड़कर हमको जाना पड़ेगा। भारत छोड़कर जाने के पहले अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे छोड़कर जाने के बाद केवल मात्र ब्राह्मणों के पास विधिमंडल में कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, तो विधिमंडल का गठन किया जाना चाहिए और विधिमंडल में अलग अलग तरह के सामाजिक समूहों के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। छत्रपति शाहू महाराज जिंदा थे, उन्होंने भास्करराव जाधव को कहा और बैकवर्ड क्लासेस के लिए विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन की मांग छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव ने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए यह मांग की लिखित रूप से। उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट किया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे,
बाल गंगाधर इसके विरोधी थे। हमारे लोगों को वो विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते थे। उनको मालूम था कि इसके पीछे छत्रपति शाहू महाराज है, इसलिए शाहू महाराज को चिढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक बेलगांव और कोल्हापुर के बीच में अथनी नाम का गांव है, अथनी। बाल गंगाधर ने सोचा अगर मैं कोल्हापुर संस्थान में जाता हूं तो छत्रपति शाहू महाराज का राज है, और छत्रपति शाहू महाराज केवल राजा नहीं है, पहलवान भी है, पटक पटक कर मार सकते। इसलिए वो अथनी नाम का गांव जो कोल्हापुर के बॉर्डर पर था और कोल्हापुर संस्थान में शामिल नहीं था, अंग्रेजों के एरिया में था, वहां जाकर सम्मेलन किया ऐसा। और इस सम्मेलन में बाल गंगाधर ने भाषण किया। उस भाषण में क्या कहा? उस भाषण में जो कहा बहुत हैरत करने वाली बात है। क्या कहा? तेली, तंबोली और कुनभटों को, महाराष्ट्र में जिसको कुनबी कहा जाता है, आपके यूपी में इसको कुर्मी कहा जाता है, कुर्मियों को, तेली, तंबोली और कुर्मियों को संसद में, विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है? विधिमंडल कोई जमीन है जिस पर हल चलाया जाए? बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषण में ये बात कही, प्राइवेट में नहीं, फुसफुसाकर नहीं कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा। केवल कहा नहीं, अपने डेली पेपर में जो केसरी नाम का पेपर था उसमें उन्होंने इसको छपवाया। छापी हुई बात बता रहा हूं आप लोगों को, उनके अखबार में, केसरी में ये छपी हुई बात है। जिन लोगों को ये दस्तावेज चाहिए मेरे से ले लेना। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? तेली को संसद में जाकर, तेली को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना, तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है, कुर्मियों को संसद में जाकर, विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है, ये बात कही। मास्टर लोग आज भी बाल गंगाधर का नाम लेकर इतिहास पढ़ाते, और क्या पढ़ाते उसमें मास्टर लोग हमारे बच्चों को? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। यही ना मास्टर लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मास्टर लोग ये बात पढ़ाते हैं, पढ़ाए। हमारा ये कहना है कि उसके साथ साथ एक और बात पढ़ाई जाए। कौन सी बात? तेली, तंबोली और कुनभटों को, कुर्मियों को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है, ये भी पढ़ाओ। अगर दोनों बात एक साथ पढ़ाई जाए तो हमारे लोगों को समझ में आएगा कि बाल गंगाधर का स्वराज्य का जो आंदोलन था वो सभी लोगों के स्वराज्य का आंदोलन नहीं था। ये हमारे लोगों को पता चलेगा। ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने का प्रयास न्यायमूर्ति रानडे ने किया। छत्रपति शाहू ज्योतिराव फुले ने जाने से इनकार कर दिया। छत्रपति शाहू महाराज के बाद बाल गंगाधर तिलक गए, कहा आप लोकप्रिय राजा हो, आप कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो आजादी का आंदोलन तेजी से बढ़ेगा। शाहू महाराज ने बाल गंगाधर को कहा, तुम बामन लोग मेरे जैसे राजा के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो, हमारी प्रजा के साथ तुमको आजादी मिली तो क्या करोगे? तुम्हारे आजादी के आंदोलन में मैं शामिल होने वाला नहीं हूं, जाओ जाओ। बाल गंगाधर तिलक को छत्रपति शाहू महाराज ने मुंह पर कहा। बाबा साहब आंबेडकर को आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया था। बाबा साहब आंबेडकर को अमेरिका में लाला लाजपत राय ने कहा, बाद में भी लोगों ने ट्राई किया, मगर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, गांधी जी को कहा, ये लिखित रूप से उन्होंने बहिष्कृत भारत का नाम का जो पेपर निकाला था उसका एडिटोरियल में लिखा। क्या लिखा उसमें? उसके मराठी का एडिटोरियल है, उसका मराठी में जो टाइटल है वो टाइटल है, पारतंत्र्यामध्ये ज्यांच्या आम्हाला भाता सहन होत नाही, स्वातंत्र्यामध्ये त्यांच्या आम्हाला लाथा खाव्या लागणार। ये मराठी में लिखा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताता हूं। गुलामी में जिनकी हम बातें सहन नहीं करते, आजादी में उनकी लाथें खानी होगी। बाबा साहब आंबेडकर ने जब ये लिख कर रखा, ऐसे लिखने वाला आदमी उनके आजादी के आंदोलन में क्यों शामिल होगा? क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिराव फुले ये मानते थे कि गांधी जी का आंदोलन, तिलक का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था, हमारे आजादी का आंदोलन अलग था।
गांधी और तिलक के आजादी का आंदोलन अलग था। और इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने जब ये बात कही तो इस वजह से अंग्रेजों ने हमारे लोगों को 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट जब पास हुआ, हमारे लोगों को जो डिमांड किया था वो मंजूर नहीं किया, मगर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन की बात को अंग्रेजों ने स्वीकार किया और इसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे काउंसिल पर नॉमिनेट किया। उस कानून में प्रोविजन था हर 10 साल बाद इस कानून की समीक्षा होगी। समीक्षा के लिए 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया। तब तक एक परिवर्तन हो गया था, तिलक का मृत्यु हो गया था, शाहू महाराज का मृत्यु हो गया था, गांधी जी कांग्रेस के नेता बन गए थे। मगर गांधी जी ने इस नीति में तिलक के किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं किया था। गांधी जी को लगा कि 1918 में मांग करने वाले लोग अभी भी हैं और उनकी मांगों पर 28 में विचार किया जा सकता है और उनको भी विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। इसलिए गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध में साइमन चले जाओ, गो बैक साइमन कमीशन का आंदोलन चलाया। अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी अरे भाई हम लोग आपको अधिकार देना चाहते हैं और आप हमको चले जाओ कहते हो, हमको समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हो? तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि साइमन के कमीशन पर भारत का प्रतिनिधि नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा अरे भाई ये कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन है, एक कमीशन सरकारी कमीशन है और गांधी जी तुम सरकारी कब से हो गए हो? तुम तो सरकारी हो नहीं, तुम मांगने वाले हो, हम देने वाले हैं। तो देने वाले लोगों की कमेटी में मांगने वालों को कैसे लिया जा सकता है? हम लोग देने वाले हैं, तुम मांगने वाले हो, मांगो मांगो भाई, ये दो वो दो, मांगो, हमको ठीक लगा देंगे, ना लगा ना कहेंगे। अंग्रेजों ने गांधी जी को आश्वासन दिया। फिर भी आपके मन में आशंका है साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर अमल होगा और उस पर सलाह नहीं लिया जाएगा, तो हम आपको आश्वासन देते हैं साइमन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन करेगा उस पर आप लोगों की फिर राय ली जाएगी और फिर उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे लिया और इस आश्वासन को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई। गांधी जी को निमंत्रण दिया, गांधी जी नहीं गए। गांधी जी छोड़कर बाकी सब नेता गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बहुत सारी मांगे हैं उसमें प्रमुख बातें, एक तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट, तीसरा ड्यूअल वोटिंग, 2 बार वोट का अधिकार, चौथा एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। तो इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारी बातें हैं, मैं संक्षिप्त में ये जो बातें हैं ये बातें आप लोगों को बता रहा हूं। जिसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो रिटर्न में दस्तावेज अवेलेबल है। ये मांगे बाबा साहब अम्बेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की और फाइनल डिसीजन लेने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर गांधी जी को बुलाया गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और ये प्लान बनाकर गए कि कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं होने देना है, कोई भी फैसला नहीं होने देना है, निर्णय ही नहीं होने देना है। इसलिए गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हर निर्णय में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 4 मांगे मांगी थी, गांधी जी उठकर खड़े हुए और उठकर खड़े होकर गांधी जी ने अपना भाषण दिया। मैं वो भाषण आप लोगों को उसकी जो मुख्य बातें हैं आप लोगों को बताता हूं। हैरान करने वाली बातें हैं जो गांधी जी ने उस भाषण में कहा। क्या कहा? मैं अछूतों को किसी किस्म का अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। अछूतों को मैं हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानता हूं। इसलिए उनको सेपरेट अधिकार देने के मैं बिल्कुल विरोध में हूं। मैं तो यहां तक विरोध करता हूं कि अगर अंग्रेज मुझे आजादी देते हैं और आजादी में अछूतों को अधिकार देते हैं
तो मुझे ऐसी आजादी भी नहीं चाहिए। यकीन करते हो गांधी जी ने ऐसे कहा होगा? किसी को भी यकीन नहीं होता साला जब मैं कहता हूं। और ये लिखी हुई बात भाई, अंग्रेजों की यही तो खासियत थी कि वो डॉक्यूमेंटेशन करते थे। गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अंग्रेज मुझे आजादी देते हैं और आजादी में अछूतों को अधिकार देते हैं, ऐसी आजादी भी मुझे नहीं चाहिए। महात्मा कहते हो ना गांधी को, हैं? महात्मा कहते हो ना? हेलो, अभी तो पूरा नहीं कहा, अभी थोड़ा सा कहा और बताता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो मांगे उसका गांधी ने खड़े रहकर विरोध किया। आगे भाषण के अगले अंश में कहा, यदि अछूत धर्म परिवर्तन करके मुसलमान हो जाते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ये अछूत क्रिश्चियन बन जाते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मैं किसी किस्म का अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कहा, मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का राइटिंग एंड स्पीचेस का एडिटर इन चीफ हरिभाऊ नरके को लंदन लेके गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, सरकार का प्रतिनिधि लेके गया। मैंने कहा साला सरकार का आदमी लेके जाना चाहिए, प्राइवेट आदमी लेके जाने की बजाय सरकारी आदमी लेके जाना चाहिए। सरकार के आदमी को टिकट भर के लेके गया अपने पैसे से। और मैंने कहा वो डॉक्यूमेंट जरा तुम पढ़ो तो। वो गया उधर, पढ़ा, उसने आकर मुझे बताया ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब सरकारी आदमी ने कहा, उसने लिख कर लाया और लिखा हुआ जो है वो हमने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके ये सारा का सारा साथियों आप लोगों को बता रहा हूं, ये दस्तावेज है। अब देखो उसमें हो क्या रहा था मालूम है कि जज के कुर्सी पर अंग्रेज बैठे थे, गांधी जी एक पार्टी थे, बाबा साहब अंबेडकर भी एक पार्टी थे। जब गांधी जी बोलकर बैठ गए, गांधी जी बैरिस्टर थे, मैट्रिक बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, बाबा साहब अंबेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, और गांधी जी मैट्रिक 4 बार फेल हो गए थे। वो चौथी बार कैसे पास हो गए, मैंने इंक्वायरी के लिए दिल्ली में कुछ लोगों को इस काम के लगाया कि वो वास्तव में पास हो भी गए थे या नहीं हो गए थे, ये भी जांच करो। ये किसी असाधारण आदमी ने नहीं लिखा, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, वो भारत सरकार का आईएएस ऑफिसर है जिसने लिखा, और वो रिटायर नहीं हुआ, अभी भी होम मिनिस्ट्री में है। जिसने लिखा है वो बात आपको बता रहा हूं, और उसकी किताब पब्लिश हो गई। वो अभी भी होम मिनिस्ट्री में आईएएस ऑफिसर है। आप अंदाजा लगाओ कि वो आदमी ऐसे हवा में तीर मारने वाला नहीं है। स्वपन कुमार विश्वास ने आईएएस ऑफिसर है, उसने लिखा, मगर मुझे लगता है ये भी अधूरा है, साला पूरा करना होगा इसको कि पास कैसे हुआ जानकारी करनी पड़ेगी। फिर भी गांधी जी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर आदमी बोलने में ज्यादा होशियार होता है। बाबा साहब अंबेडकर भी बैरिस्टर थे, ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, उठकर खड़े हो गए। जज के कुर्सी पर अंग्रेज बैठे। गांधी जी ने कहा, अभिन्न अंग है अछूत हिंदू समाज का। बाबा साहब अंबेडकर उठकर खड़े हो गए। गांधी को सवाल पूछा, गांधी जी बताइए, क्या आप और आपके लोग अछूतों के साथ बैठकर रोटी खाते हैं? गांधी जी की बोलती बंद, चुप। गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि अगर बोला जाए तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो सबूत हो जाएगा उसके मुंह से, खुद ही गांधी जी के मुंह से। तो चुप। दूसरा सवाल पूछा, क्या आप हमारे साथ रोटी का व्यवहार के साथ साथ क्या बेटी लेते हो, बेटी देते हो? रोटी का व्यवहार नहीं करते हो, बेटी का व्यवहार नहीं करते हो, क्या आपके कुओं पर हमारे लोगों को पानी भरने देते हो? गांधी जी की बोलती बंद।
गांधी चुप। जज के कुर्सी पर अंग्रेज बैठे हुए सुन रहे। अंग्रेजों ने गांधी जी की तरफ देखा। गांधी जी, गांधी जी चुप। जब गांधी जी के पास कोई जवाब नहीं हुआ तो गांधी जी को लगा साला केस तो मैं हार गया, साला आमने सामने हार गया। सीधी सी बात है। गांधी जी को भी लगा मैं केस हार गया। फिर भी गांधी जी उठकर खड़े हो गए। और उठकर खड़े हो गए, क्या कहा? क्योंकि आप लोगों को जानकारी हो इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत बहुत गहन बात है। क्या कहा? कहा यदि मुसलमान अंबेडकर की बातों का समर्थन करते हैं तो मैं विरोध नहीं करूंगा। ये नहीं कहा समर्थन करूंगा, शब्दों में भी साली कंजूसी इतनी। क्या कहा? मैं मुसलमान अगर समर्थन करते हैं तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। ये कहकर गांधी जी बैठ गए। रात में मुसलमानों को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया। पता नहीं गांधी जी ने मुसलमानों को क्या खाना खिलाया, क्योंकि मुसलमानों को गोश्त पसंद आता है, तो शायद गांधी जी ने उनको गोश्त खिलाया होगा। खुश करने के लिए कुछ भी, राजनीति में कुछ भी किया जा सकता है। अब गांधी जी शाकाहारी थे, फिर भी मुसलमानों को गोश्त जरूर खिलाया होगा। और गोश्त खाने के बाद, गोश्त समझते हो ना? नहीं समझते हो? गाय का मांस को गोश्त कहते हैं। और इंग्लैंड में तो इसका कोई परहेज तो है नहीं, इंग्लैंड में तो यही मिलता है। तो खाना खिलाने के बाद गांधी जी ने मुसलमानों को कहा, आप लोगों की सारी मांगे मानने के लिए मैं राजी हूं। प्लेन पेपर पर मैंने साइन कर दिया, पहले साइन कर देता हूं, बाद में लिख लेना, तुम्हारी सारी बातें मंजूर। एक शर्त है, एक शर्त है, अंबेडकर की मांगों को विरोध करना पड़ेगा। प्राइवेट में मुसलमानों के साथ सौदेबाजी कर रहे गांधी जी कि मुसलमानों को हक देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं गांधी जी कितने बड़े महात्मा थे ये समझा रहा हूं आप लोगों को। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुसलमानों के सारे अधिकार मानने के लिए मैं तैयार हूं, मगर अछूतों को कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। मुसलमानों को कह रहे हैं मेरी एक शर्त है, अगर अंबेडकर की मांगों को आप विरोध करोगे, सारी मांगे मंजूर करने के लिए मैं राजी हूं आपकी। मुसलमानों ने थोड़ा देर सोचा। थोड़ी देर सोचते ही मुसलमानों को समझ में आया ये गांधी बनिया है, और बनिया का स्वभाव होता है लेना देना नहीं। ये देने वाला मामला नहीं है साला, लगता है दे रहा है मगर देने वाला नहीं है। उसको समझ में आया कि गांधी जी मुसलमानों को अछूतों के साथ भिड़ाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। ये खेल राजनीति का है। इसलिए मुसलमानों ने गांधी जी को कहा, गांधी जी हमारी बातें मंजूर है तो बोलो, इसका विरोध करो, उसका विरोध करो, ये हमसे बनने वाला नहीं है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो वालेकुम सलाम। नहीं तो वालेकुम सलाम, जा रहे। मुसलमान वहां से निकले और सीधे बाबा साहब अम्बेडकर जहां रुके हुए थे वहां गए और कहा गांधी जी ने हमको ऐसा ऐसा प्रस्ताव दिया था। दूसरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि गांधी जी को इस तरह के षड्यंत्रकारी कार्यों में शामिल नहीं रहना चाहिए। अगर वो इसी तरह का कार्य करते रहे तो गांधी जी का महात्मापन ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। जब यह घटना घटित हुई तो गांधी जी को लगा कि मैं इस केस में पूरी तरह से हार गया हूं। इसलिए गांधी जी के पास एक ही रास्ता रहा, और वो रास्ता था अंग्रेजों को धमकी देना। गांधी जी ने अंग्रेजों को धमकी दिया कि यदि अंबेडकर की मांगे मानी गई तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। ये कहकर गांधी जी भारत आए, बॉम्बे में उतरे। उतरते ही अंग्रेजों की पुलिस ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, एरवड़ा जेल में डाल दिया। 17 एरवड़ा जेल में डालने के बाद 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की सारी मांगे मंजूर हुई। जब सारी मांगे मंजूर हुई तो गांधी जी ने प्रधानमंत्री रैमसे मैक्डोनाल्ड के सेक्रेटरी को लेटर लिखा। सेक्रेटरी ने गांधी जी को जवाब दिया और कहा
जो हमको देना था हमने दे दिया। अभी ये अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच का झगड़ा नहीं है, अभी ये आम्बेडकर को हमने दे दिया है। अगर वापस लेना है तो वापस लेने का काम आम्बेडकर ही कर सकते हैं, अभी हमारे पास में नहीं है। आपको आम्बेडकर से वार्ता करनी होगी।